वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यूज को करते हैं। पार्ट 1 में हमने 10 एमसीक्यूज को किया था। आज हम रिमेनिंग कुछ 10-11 एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो मेरे करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर ले और एमसीक्यूज को ट्राई कर ले, सही ऑप्शन को नोट कर ले और फिर वीडियो में देख ले कि मैंने किस तरह उसको किया हुआ है, तो आप लोगों को फिर मजा आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 11 इज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल। हमसे रेजिस्टेंस का पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए यहाँ पे एक जो गलती है या शायद ना हो वो ये है कि यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल को शो नहीं किया गया है। ये जो वायर है ये कंडक्टर का है, सेमी कंडक्टर का है, किस चीज़ का है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर्स का वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है, सेमी कंडक्टर्स का ऑन दी अदर हैंड डिक्रीज कर जाता है। और क्यों इस तरह से होता है तो आप लोग जो है चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियोस है हमारे जो हमने अपलोड किए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें जाके देख ले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे आप लोगों को इसका रीजन भी मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि हम जो वायर यूज करते हैं वो कंडक्टर्स के ही होते हैं मोस्टली, तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इट्स रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। एमसीक्यू नंबर 12 is specific resistance of a wire will depend on its length। no specific resistance या जिसको हम resistivity भी बोलते हैं वो सिर्फ नेचर, मटेरियल का जो नेचर है या टाइप है उस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन इट्स रेडियस नो, विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 13 is resistance between point A and B and the circuit shown is, यानी A और B के बीच का हमने रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट लेते हैं कि जहां पे हमें पता हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। तो अगर हम इस 8 ओहम और 4 ओहम को देख ले तो ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल में है। इसी तरह ये जो 4 ओहम है और ये 8 ओहम है ये सीरीज में है। तो सबसे पहले हम 8 ओहम और 4 ओहम का जो ये तीनों जो पैरेलल में है इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सो मैं इनको ड्रॉ करता हूँ। वन इज 8 ओहम, द अदर वन इज आल्सो 8 ओहम एंड द थर्ड वन इज 4 ओहम। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। 8 जो है इनका एलसीएम बन जाएगा एंड दिस विल बी 1 + 1 + 2। सो ये बन जाएगा 4/8 और अगर मैं दोनों साइड को इन्वर्ट कर लूँ तो RE बन जाएगा 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2 ओहम। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम के बराबर है। तो अभी हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे इन तीनों की जगह आ गया 2 ओहम, यहाँ पे 6 ओहम, यहाँ पे 8 ओहम एंड यहाँ पे 4 ओहम। दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओहम और यहाँ पे एक और 4 ओहम का है एंड दिस इज पॉइंट ए। तो अभी हम इस 8 ओहम और 4 ओहम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और अगर आप लोग देख ले द वायर और द फ्लो ऑफ करंट इज सेम, तो ये दोनों सीरीज में है एंड सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 8 + 4 विच इज इक्वल्स टू 12 ओहम। तो द सर्किट विल बिकम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 6 ओहम और इसके साथ जो इन दो का 8 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे दोनों वायर जो है वो ब्रांच हो गई है। सो दिस इज 12 ओहम एंड यहाँ पे एक और 2 ओहम का रेजिस्टर है एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अब ये दोनों जो है ये पैरेलल में है तो 1/6 + 1/12 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। 12 जो है वो एलसीएम बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 + 1 विच इज 3/12। अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 12/3 विच इज इक्वल्स टू 4 ओहम। तो यहाँ पे इन दो की जगह 4 ओहम आ जाएगा। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 4 ओहम, दिस इज अगेन 4 ओहम एंड द लास्ट वन यहाँ पे जो है वो 2 ओहम का है एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 4 ओहम। तो अगर मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो दिस विल बी 4 + 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10 ओहम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी 10 ओहम। सो ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10 ओहम है।
दिस इज अगेन इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी सेम मटेरियल के बने हैं एंड उनका लेंथ भी सेम है। लेंथ दोनों का L में ले लेता हूँ और ये दोनों वायर जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर एक वायर ये है, दूसरा वायर ये हो जाएगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस द सेम वोल्टेज, तो मैं किसी V वोल्टेज के साथ इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। एक वायर का नाम जो है वो P दिया गया है, दूसरे का नाम Q है। P का जो डायामीटर है, P इज अ डायामीटर ऑफ 2 mm, Q का जो डायमीटर है इट इज 1 mm। हमसे रेशो पूछा गया है करंट इन P, जिसको मैं IP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड करंट इन Q, IQ। ये रेशो जो है अननोन है, हमने ये फाइंड करना है। तो करंट जो है वो डिवाइड होगा, दोनों में डिफरेंट होगा। P के अक्रॉस जो करंट होगा और Q के अक्रॉस डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। करंट को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो अगर आप लोग इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के टेक्निक से सॉल्व करना चाहे, यानी P और Q का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका आसान तरीका ये है, हम इसको इस तरह से करते हैं कि हमें पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस P वो बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Q के। सो दिस विल बी IP टाइम्स RP which will be equals to voltage drop across Q is IQ times RQ। हमसे क्या रेशो मांगा गया है, हमसे मांगा गया है IP डिवाइड बाय IQ, तो IP डिवाइड बाय IQ बन जाएगा RQ अपॉन RP। तो RQ इज नथिंग बट रो, दोनों का सेम है क्योंकि बताया गया है कि सेम मटेरियल के है, लेंथ भी दोनों का सेम है रो L, एंड सिर्फ एरिया चेंज होगा दोनों का क्योंकि डाया दोनों का चेंज है। तो इसको मैं लिख देता हूँ AQ, और RP का बन जाएगा रो L बाय AP। रो L कैंसल्स आउट, सो यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर AQ और यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर AP। अब अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लूँ तो ये वाला इन्वर्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ P बन जाएगा, एंड दिस विल बिकम एरिया ऑफ P बाय एरिया ऑफ Q। एरिया होता है, यानी हम इस वायर को इज्यूम कर रहे हैं कि ये सर्कुलर है, तो इसका एरिया होता है π/4 इंटू डाया स्क्वेयर, π/4 इंटू डाया स्क्वेयर। जो P का डाया है वो 2 mm है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वेयर, और Q का डाया 1 स्क्वेयर है, तो π/4 कैंसिल आउट, और यहाँ पे बन जाएगा 4 mm स्क्वेयर बाय 1 mm स्क्वेयर, mm स्क्वेयर कैंसिल्स आउट, और ये बन जाएगा 4:1 और सिंपली 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 4। तो आप लोगों ने इसको इस टेक्निक से फाइंड बिल्कुल भी नहीं करना है कि 1 ओवर RE इज इक्वल्स टू 1 ओवर RP प्लस 1 ओवर RQ, क्योंकि यहाँ पे RP और RQ जो है वो आपको मसला बना देगा। तो आप लोगों ने सिंपली ये वाला लॉजिक लगाना है जब भी आप लोगों से करंट का रेशो मांगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। MCQ नंबर 15 इज एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क 20 वोल्ट्स 500, यानी उसका जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, और 20 वोल्ट पे उसका जो पावर है इट इज 500 वाट्स। द यूनिट्स कंज्यूम बाय इट फॉर 24 आवर्स विल बी, 24 आवर्स के लिए अगर ये चलता रहे तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो हमें पता है कि जो यूनिट है इट इज किलोवाट आवर, तो हमने किलोवाट आवर्स कैलकुलेट करने कि कितने कैलकुलेट आवर्स ये कंज्यूम करेगा। तो हमें गिवन है पावर इज 500 वॉट, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम विच इज 24 आवर, तो ये बन जाएगा 500 इंटू 24, 4 0 0 0 20 0 0 10, दिस विल बिकम 0 0 0 2 एंड 1, 12,000। तो ये बन जाएगा 12,000 वाट आवर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किलो, तो इसको हम लिख देंगे 12 क्रॉस 10 पावर 3 वाट आवर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12 किलो वाट आवर। तो दिस किलो वाट आवर इज द यूनिट, और 12 यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 16 इज इन लिक्विड एंड गैसेज द करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, तो जो गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनमें या जो इसके अलावा सॉल्यूशंस होते हैं उनमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको आप लोगों ने फील किया होगा जहाँ पे आप लोगों ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में जो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए थे, जहाँ पे आप लोग प्रोटॉन को डिस्कवर कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा था कि ट्यूब में एक साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो दूसरी साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी जा रहे थे। सो इन गैसेस करंट इज काज्ड बाय बोथ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड
positive charges or both positive and negative charges. This is again an important MCQs and it states that the lower part of a cloud has positive charge. तो अगर मैं क्लाउड को बना लूँ, ये कोई क्लाउड है, सपोज इसका जो लोअर पार्ट है it is positive charge. The cloud discharge and flash of lightning. In which direction do electrons in conventional current flow? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होगा. तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डाउनवर्ड्स ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता. इस तरह से अपवर्ड नहीं हो सकता. अब देखो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. आप लोगों ने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. अभी बी और सी में से एक करेक्ट है. तो सपोज करो आपको एग्जैक्ट आंसर या जो एक्चुअल आंसर है उसका पता नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इस एमसीक्यूज को क्या करना है, फिल कर लेना है. क्यों? क्योंकि सपोज करो एक एमसीक्यूज की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है. यानी अगर आप एक गलत कर ले तो आपसे एक नंबर काटा जाएगा और अगर आप एक सही कर ले तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे. फिर भी आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आप इस तरह के 4 एमसीक्यूज करते हैं जिसमें आपके पास 50-50% का चांस है, 50-50% का, तो 4 में तो यार आप एक सही कर लेंगे. अगर एक सही होता है 4 में से तो नेट इफेक्ट 0 होगा और अगर कहीं गलती से 2 सही हो गए तो फिर आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं. तो जहाँ पे आप लोगों को श्योर हो कि इन 2 ऑप्शन में से ही कोई एक है तो फिर आप लोगों ने उस एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना है और इसको मार्क कर लेना है. अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ. तो क्लाउड पे लोअर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट होगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हो तो नेगेटिव चार्जेस विल मूव अपवर्ड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्जेस के इनको न्यूट्रलाइज करें. तो ये चार्जेस अगर अपवर्ड जाएंगे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा डाउनवर्ड. सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अपवर्ड होगा और जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 18 is 100 watt 200 volt bulb is connected to 100 volt supply. The actual power consumption would be. This is again a very important MCQs और यहाँ पे आप लोगों से एक गलती होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग क्या गलती कर लेते हैं. 200 वोल्ट के ऊपर जो पावर है बल्ब का इट इज 100 वाट. तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं रेजिस्टेंस को फाइंड करता हूँ. पावर इज P = V²/R. मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो ये बन जाएगा V²/P. V मुझे गिवन है इट इज 200² अपॉन पावर इज 100. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 टाइम्स 200 डिवाइड बाय 100. 2 zeros कैंसल्स और 200 × 2 हो जाएगा 400 ओहम. तो जो फिलामेंट है इस बल्ब का उसका रेजिस्टेंस 400 ओहम है. अगर मैं इस बल्ब को कनेक्ट कर लूँ 160 वोल्ट सप्लाई से तो फिर जो है एक्चुअल पावर क्या होगा. देखिए बल्ब को अगर हम 200 वोल्ट से कनेक्ट कर ले तब जाके ये हमें 100 वाट का पावर यूटिलाइज करने वाला है. अगर 160 वोल्ट से कनेक्ट कर ले तो फिर पावर डिफरेंट होगा. एंड अभी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज V²/R. V हमें गिवन है इट इज 160 और स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 160 टाइम्स 160 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज 400. 10 यहाँ से 10 यहाँ से खत्म हो गया एंड बचा 16 × 16/4. तो 4 इसके साथ कैंसिल होके 4 रह गया एंड 16 टाइम्स 4 इज 64. पावर का यूनिट होता है वाट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो 100 वाट की बजाय अब इसका पावर 64 वाट को रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे एक गलती आप लोगों से होती है. तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से करते हैं कि P = IV. यहाँ से वो करंट को फाइंड कर लेते हैं. P हमें गिवन है इट इज 100 अपॉन वोल्ट्स विच इज 200. तो ये बन जाएगा 1/2 और फिर इसी करंट को यूज करके दोबारा वो पावर को निकालते हैं 1/2 टाइम्स वोल्टेज विच इज नाउ 160 और ये बन जाएगा 80 वाट विच इज रॉन्ग. और हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे 90 की जगह डी ऑप्शन में दे दे 80 वाट. तो फिर लाजमी आप लोग इसको क्लिक करेंगे. तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या गलती है. तो देखो अगर ये 200 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड है तो करंट अलग होगा. जब हम इसको 160 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे फिर करंट डिफरेंट होगा. यानी ये जो 1/2 एम्पियर का करंट होगा ये यहाँ पे आप लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो सप्लाई है वो चेंज हो गई 160 वोल्ट हो गई, पहले 200 वोल्ट थी. तो इसमें ये गलती है.
या इस वजह से आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। जबकि रेजिस्टेंस वो सेम रहेगा, वो तो मैंने पहले भी लेक्चर में समझाया था कि V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ करना है, P इक्वल्स टू V²/R वाले रिलेशन को यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालना है और फिर उसी रेजिस्टेंस और वोल्टेज को यूज़ करके आप लोगों के साथ पावर आ जाएगा। MCQ number 19 is in the diagram the current in the 3 ohm resistor is 4 ampere। जो 3 ओहम का रेजिस्टर है उसमें करंट 4 एम्पियर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 तो 1 और 2 के बीच का हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। 3 ओहम का रेजिस्टर 2 ओहम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में, तो दोनों में जो करंट रहेगा वो 4 एम्पियर का ही होगा। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 3 + 2 विच इज 5 ओहम। तो अभी हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR बाय यूजिंग ओम्स लॉ। 5 times 4 is equals to 20 volt। So option A is the correct option. MCQ number 20 is the EMF of the cell in the following circuit is 9 volt which is indicated here. The reading on the high resistance voltmeter is 7.5 volt। तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगा है ये वोल्टमीटर रीड कर रहा है 7.5 वोल्ट। वट इज द करंट आई, तो करंट आई यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये जो करंट आ रहा है आई ये कितना होगा, तो आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 15 ओहम रेजिस्टर। अगर हमने करंट निकालना है तो करंट हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR, तो करंट हो जाएगा V/R। रेजिस्टेंस तो हमें पता है 15 के क्रॉस हमने करंट निकालना है तो 15 हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी दी वोल्टेज, जो ये वोल्टमीटर रीड कर रहा है, क्योंकि वोल्टमीटर का पर्पस ही यही होता है कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करता है। तो इस 15 ओहम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो इस हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के क्रॉस है। सो 7.5/15 दिस इज जस्ट 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 21 and the last MCQs for this video is electrical energy is converted to heat at the rate of। इसमें ज़्यादातर लड़के जो है वो गलती करेंगे। देखिए पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू IV। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, पावर का फार्मूला ये भी होता है W/T। तो जो या एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं एनर्जी को लिख लूँ तो ये बन जाएगा P × T। इस P की जगह में IV लिख सकता हूँ N2T, V की जगह में I/IR लिख सकता हूँ तो I N2 IR N2T, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा I²RT। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर ये क्वांटिटीज आपके पास हो। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये कि यहाँ पे पूछा है कन्वर्टेड टू इट एट द रेट ऑफ, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम हमसे मांगा गया है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ये क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछता तो फिर दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन I²RT ऑप्शन सी। पर अभी पूछ रहा है E/T, तो अगर हम इस इक्वेशन से E/T यानी रेट को फाइंड कर ले, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, तो ये बन जाएगा I²R एंड I²R मीन्स ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों ने MCQs में छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जीनियस जो MCQs बुक है उसके कुछ MCQs को देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।